तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चे। मैंने तुम्हें वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि तुमने देखा कि तुमने लेजर लाइट को उन्होंने 30 डिग्री के एंगल पे उसको डाला और रिफ्लेक्ट भी कितने एंगल पे हुई, 30 डिग्री पे। चलो सेकंड लॉ तो तुमने यही से समझ लिया। अब फर्स्ट लॉ पहले समझाऊंगी मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। वो क्या कहता है ये जरा देखना। ये मेरी सरफेस है, दिस इज माई सरफेस, और अगर मेरी इंसिडेंट रे यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, द इंसिडेंट रे, ठीक है, यहाँ स्ट्राइक की, तो इसी पॉइंट से द रिफ्लेक्टेड रे निकल के आई, इसी पॉइंट से, ठीक है। एंड द नॉर्मल, मैंने नॉर्मल के आगे रे वर्ड नहीं यूज किया, मैंने नॉर्मल को नॉर्मल ही बोला है। ऐसा क्यों बताओ जरा? इमेजिनरी, जो चीज इमेजिनरी है वो हमने खुद इमेजिन की है। द इंसिडेंट रे, जो रे पहले स्ट्राइक करती है वो है इंसिडेंट रे। उसी पॉइंट से, मेरे हर शब्द का डीप मीनिंग है। 10th में साइंस में नंबर इसलिए नहीं आ रहे 3-4 सालों से क्योंकि वो छोटे छोटे वर्ड की गलतियां निकाल रहे हैं बोर्ड में। मैं अगर कोई डेफिनेशन करवाऊंगी तो उसको डीपली समझना है, रटे ही लगाने समझना हर चीज, दीदी ने वर्ड क्यों यूज किया है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड, इधर आओ जरा, रिफ्लेक्टेड रे, फिर इनके यहाँ सेंटर में से नॉर्मल डॉटेड, जो चीज हम इमेजिन करते हैं ये हमने, इंसान ने इमेजिन की है। इसके अंदर में एक 90 डिग्री में लाइन है, जो हम इमेजिन करते हैं वो हमेशा डॉटेड होगी, वो कभी भी सॉलिड लाइन नहीं होगी। इसीलिए नॉर्मल के आगे रे वर्ड नहीं यूज किया क्योंकि वो इमेजिन किया हुआ है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन का मीनिंग सुनो क्या। ऑल लाई इन द सेम प्लेन का मतलब है कि इस कॉपी के अंदर नहीं जा रही है रे, इस कॉपी में से निकल के नहीं आ रही है रे, जस्ट उस कॉपी पे स्ट्राइक करके वहीं से उधर को जा रही है। दूसरी बात, ये नहीं है ये एक प्लेन होता है, 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 ये अलग अलग प्लेन है। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे यहाँ पे है इस प्लेन पे और रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन से निकल के आ रही है। तो इसीलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया, ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मींस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूज ही नहीं करते मीडियोकर कैटेगरी वाले, और जो फेलियर होते हैं उसको मैटर, उनको पता ही नहीं लगता कि क्यों हम इंग्लिश समझते हैं। भाई इंग्लिश नहीं, अब बड़े हो गए हो, अब हर चीज का कॉन्सेप्ट है। दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एक प्लेन के अंदर ये सारा काम हो रहा है और उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर रे, ये नहीं हो रहा ये देखो इधर कि ये रे इधर है, ये इधर है और ये ऐसे ना। जब हम देख समझ सही रहे होते तो ये हम आंसर सही लिखते हैं। अब दोबारा से शुरू करो मेरे पीछे। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब कभी भूलेगा नहीं, गलत नहीं होगा। तो पहला हमारे पास क्या है, लिखो कॉपी में, शाबाश, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हेडिंग। तो ये वाली फिगर ड्रॉ करो सारे बच्चे। अभी ये फिगर में और बातें बतानी है, उस फिगर ड्रॉ करो पहले, उसके बाद मैं लॉ लिखवाती हूँ। इंसिडेंस जो तुमने अभी वीडियो में देखा बच्चे, जब मैं बोल रही हूँ तब नहीं लिखना है, मैंने तुम्हें बहुत बार समझाई ये बात, अब मेरे को सुनो बस, फिर लिखा करो जब मैं चुप करो। ये देखो ध्यान से सुनना बात, जो तुम्हारी ये रे इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल आई होता है, इनको थोड़ी मैथ्स कम समझ आती है वो दोबारा सुन लो सारे बच्चे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट करते हैं। ये तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे और ये तुम्हारी नॉर्मल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? तो एंगल आई क्या है आपका, इंसिडेंट एंगल, ये तुम्हारे और बहुत चैप्टर में भी आगे काम आएगा। और जो है तुम्हारा एंगल आर वो क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। लॉ बोलो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इंसिडेंस इज ऑलवेज
is always equal to एंगल ऑफ, लिख लो कॉपी पे, एक वर्ड अंडरलाइन करो, डार्क, रिफ्लेक्शन और इक्वल टू वर्ड, डार्क अंडरलाइन करो और यहां लिखो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। देखते हैं तुम्हारी इंटेलिजेंसी। मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनो, बंद करो पेन, इधर सुनो। मैंने तुम्हें जब वीडियो दिखाई तुमने क्या देखा, वो 30 डिग्री पे डाल रहा था। जैसे उसने 30, इधर देखो क्या हो रहा था, ऐसे करके तुमने देखा नॉर्मल थी और ऐसे 30 पे डालना तो यह 30 का तुम्हारा यहाँ एंगल बन गया, राइट। अगर मान लो 60 पे डालता तो यहाँ भी कितना बनता, 60 का बनता। अब एक क्वेश्चन है, अगर वो तुम लेजर लाइट को फॉल ही नॉर्मल के ऊपर करवाते फिर क्या होता? हाँ, वेरी गुड, इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। इट विल, ऐसा क्यों बताओ, क्यों रिट्रेस? वो जीरो कोई एंगल बनना ही नहीं है तो वो उसी पाथ के रंग। सुनो ध्यान से, अब इसमें क्या रूल होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। पर जब तुम्हारी जो तुमने लेजर लाइट है वो फॉल ही नॉर्मल के ऊपर करवा दी, जैसे ये समझो, एक बात ध्यान से सारे बच्चे देखो इधर, जो पहली वाली सिचुएशन थी उस केस में ये थी आपकी नॉर्मल और ये आपकी रेस थी, राइट। ऐसे बना था ना पहले वाले केस में, ऐसे था ना। लेकिन अगर मैंने इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर ही फॉल करवा दी है, देखो इधर दोनों के बीच का एंगल क्या हो, कोई एंगल ही नहीं बन रहा, तो वो हो गया जीरो। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो लॉ क्या बोलता है, वो तो रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होगा, तो आर भी कितना हो जाएगा, जीरो। आर एंगल जीरो होने का मतलब है कोई रिफ्लेक्शन हुई ही नहीं। जब कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती है इट मींस वो वापस उसी रास्ते चली जाती है। वो रिफ्लेक्शन तो मतलब होता है कि इधर तक जाएगी या उधर जाएगी, पर रिफ्लेक्ट तो हो ही नहीं वो, समझिए ना बात। तो उस केस में क्या होगा, इट विल रिफ्लेक्ट, रिट्रेस इट्स पाथ, इट विल। तो क्वेश्चन लिखो, व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली, व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट falls normally or perpendicularly? What happens when a ray of light falls normally or perpendicularly? आंसर लिखो, पॉइंट्स में लिखना, फर्स्ट पॉइंट। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर 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 तुम्हें मैं चीज बताने लगी हूँ, सुनो बच्चे, कोशिश करनी है बोर्ड में बुलेट्स यूज करने हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने हैं। अगर कोई बड़ी बात दिल की करनी है तो बुलेट्स यूज करके करनी है, और हमेशा एक ही लाइन के अंदर यहां से स्टार्ट करके यहीं पे खत्म करने की कोशिश करनी है। टीचर को इम्प्रेस करना आपने लिखने वाले वे से। मैंने क्या बोला वो समझ लगा, क्या बोला, क्या जहां से शुरू किया, ये मेरे ट्यूशन के टॉपर्स के लिए हैं जो स्कूलों में टॉप करते हैं, ये मैं उनको पहले ही सिखाती हूँ। तो कहाँ से शुरू करना है, इधर से शुरू किया, इधर पे ही खत्म कर देना तुमने। टॉपर के पेपर दिखाऊंगी, ऑल इंडिया लेवल के जो टॉपर होते हैं मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पेपर। चलो लिखो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, when the ray of light is incident normally on mirror, when the ray of light is incident normally on mirror, angle of incidence is equals to 0 degree. Angle of incidence is equals to 0 degree. सेकंड पॉइंट में लिखो, सेकंड में according to laws of reflection, according to laws of reflection
एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के, वो किसके इक्वल है, 0 डिग्री। लिखो, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। थर्ड पॉइंट लिखो, द रिफ्लेक्टेड रे वुड गो along the normal itself. The reflected ray would go along the normal itself. The reflected ray would go along the normal itself. Last point लिखो, that is the ray retraces its path. Retraces वर्ड को डार्क अंडरलाइन करो. That is the ray retraces its path on reflection. That is the ray retraces its path on reflection. इसको डिब्बे में डालना है, मैंने डिब्बे में डाला है, इसको देखो, इसको डिब्बे में डाल के हाईलाइट करो. That is the ray retraces its path on reflection. On reflection. चलो ये स्टूडेंट सुनाओ, What happens when a ray of light fall perpendicular? क्या होगा बोलो, लाइट फॉल परपेंडिकुलर. क्या समझा तुमने, उसके केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल्स टू आर, तो आर भी क्या होगा 0. जब आर 0 तो इट मींस इट विल बी रिफ्लेक्टेड अलोंग द नॉर्मल, वो नॉर्मल के अलोंग रिफ्लेक्ट कर जाएगी. दैट विल इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. इट विल रिट्रेस इट्स पाथ. आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसके ऊपर. Characteristics of the image formed by the plane mirror. Characteristics of the image formed by the plane mirror. चलो पहले मुझे ये बताओ, आप सारे बच्चों ने 8th में 2 वर्ड सुने होंगे, रियल एंड वर्चुअल. सुने हैं? हाथ खड़ा करो किसको रियल का मीनिंग पता है और किसको वर्चुअल का मीनिंग पता है. रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, हाथ खड़ा करो, रेज योर हैंड्स. हाँ जी बताओ. सेम इमेज बनती है, जो हमारे मतलब बाहर दिखते हैं वही मिरर में सेम दिखता है, कोई चेंजेस नहीं आते. जो एक्चुअल एनवायरनमेंट है, जो वर्चुअल इमेज है, जो मिरर में फॉर्म होती है. The virtual image right to left. अब मेरी बात सुननी है ध्यान से. जिस इमेज को तुम स्क्रीन पे ना ला सको वो वर्चुअल होती है हमेशा. जिस इमेज को तुम स्क्रीन पे ना ला सको वो हमेशा क्या होती है, वर्चुअल. मैं अपनी जो शक्ल शीशे में देखती हूँ, मैं जिंदगी में उसको किसी स्क्रीन पे नहीं ला सकती हूँ. जो मेरे को अपनी इमेज मिरर के अंदर दिखती है उसको मैं स्क्रीन पे कभी नहीं ला सकती, नहीं ला सकती मैं उसको स्क्रीन पे. कोई ऐसी ताकत बनी नहीं धरती के अंदर कि उस इमेज को स्क्रीन पे लाके दिखा दे. दूसरी बात, जब मैंने तुम्हें रे डायग्राम करवाने शुरू करवाऊंगी, शायद तो तुम में से कईयों ने 8th में किए भी होंगे. जैसे मान लो ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट मान लो मेरा फोन है, एक ऑब्जेक्ट से मिलियंस ऑफ रेज आती हैं. कितनी आती हैं, मिलियंस ऑफ रेज. लेकिन मैं जब तुम्हें रे डायग्राम करवाऊंगी, आप चेक करना, मैं पूरे चैप्टर में 2 रेज यूज करूंगी. आई एम ओनली गोइंग टू यूज 2 रेज.
हम मिलियंस ऑफ रेज में से 2 रेज ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर हम मिलियंस ऑफ रेज में से बहुत सारी रेज यूज करेंगे तो हमें डायग्राम की क्लैरिटी नहीं होगी, तो वी आर गोइंग टू यूज ओनली 2 रेज। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th। इससे टफ चैप्टर कोई नहीं है, क्योंकि इसमें सारी दिमागी बातें चलनी है। वन थिंग मोर टू ऐड, जैसे कि मैंने तुम्हें 9th में बोला था कि केमिस्ट्री में जो फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक 9th लगाएंगे, हमारे ट्यूशन के नालायक बच्चे भी टॉपर बन जाते हैं 10th में। सेम केस में मैं इसमें बोल रही हूँ, जो बच्चा मेरे को ट्यूशन पे सुनेगा, घर जाके करेगा, उसको जिंदगी में ये चैप्टर दोबारा नहीं करना पड़ेगा। और जब आप स्कूल में जाओगे आप चेक करना, न्यूमेरिकल पार्ट बड़ी बड़ी दिग्गज पर्सनैलिटीज का वीक होता है, उनको समझ ही नहीं आता। जब मैं तुम्हें रे डायग्राम करवाऊंगी, अगर तुमने वो रे डायग्राम समझ लिया, न्यूमेरिकल तुम्हारी जेब के अंदर। ये सारा बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है, इसमें बड़ी छोटी छोटी बातें मैं समझाऊंगी, ऐसा क्यों हुआ। ये रे डायग्राम रियल लाइफ में कहाँ यूज होता है? माधुरी दीक्षित भी यूज करती है ना रे डायग्राम्स में, हम भी यूज करते हैं अपनी रियल लाइफ में। मतलब जो मैं तुम्हें यहाँ पे करवाऊंगी, जैसे मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ तुम्हें पता है, फोन के अंदर तुम्हें एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ क्यों दिखाती हूँ? कि तुम्हें रियल लाइफ में पता लगे कि ये रिजल्ट कैसे बना है। ऐसी जब मैं रे डायग्राम करवाऊंगी ना, तो आपको बताऊंगी कि ये रे डायग्राम तुम्हारी रियल लाइफ में कहाँ से यूज होना है। और बोर्ड सीधा नहीं डालती है कि ये रे डायग्राम ड्रॉ करो, उसने तुम्हें ऐसी कहानियां डालनी जिंदगी की। बीजी वो पूरी इतने शीशा लेके बैठी है, वो ये कर रही है, मेकअप कर रही है, कोई डेंटिस्ट आ गया, कोई कुछ आ गया। तो जिन बच्चों ने तो हमें सुना होगा उनके लिए तो पेपर जमीन पे गिरा होगा, पर जिन्होंने नहीं सुना होगा उनको लगना चैप्टर टफ। तो अब मेरी बात ये थी, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर के लिए आपको बताना चाहिए रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। सबसे मेन चीज, रियल इमेज जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती, पुठी होती है। अब मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट भेजूंगी, तुम सब देखोगे। अभी तुम्हें स्कूल में शायद करवाएंगे भी, आई डोंट नो, हमारे तो स्वामी संदास में हमें सब करवाते रहे। हमें एक एक एक्सपेरिमेंट, मैं स्वामी संदास से पढ़ी हूँ, जो नए आए हैं उनको बता रही हूँ, तो हमें तो एक एक एक्सपेरिमेंट लैब में हमने अपनी हाथों से किया हुआ है। ओके, अब बात ये है कि जो रियल इमेज है वो हमेशा क्या होती है? पुठी, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो वर्चुअल इमेज होती है उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज वर्ड इरेक्ट। क्या वर्ड यूज करेंगे? इरेक्ट। इरेक्ट वर्ड का मतलब होता है सीधी। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। अब मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट भेजने लगी हूँ, उसको देखो। तुम देखना, कैंडल की जो फ्लेम होती है ना वो सीधी होती है, पर जैसे तुम उसको स्क्रीन पे लेके आओगे पुठी इमेज नजर आएगी। जो चीज स्क्रीन पे आ गई वो क्या होती है? रियल। और रियल इमेज क्या होगी? हमेशा पुठी। आओ जरा देखो एक्सपेरिमेंट।